अगर इतिहास की सबसे प्राचीन समुद्री सभ्यताओं में से एक आज भी अस्तित्व में हो, लेकिन मानव दृष्टि से परे समुद्र की गहराइयों में छिपी हो तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, जहां कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है, वहीं समुद्र के नीचे प्राचीन नगर पूमपुहार, जिसे कावेरी पट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है, के अवशेष आज भी मौन साक्षी बने पड़े हैं। ये नगर केवल एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दक्षिण भारत का एक प्रमुख केंद्र था, जो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसवी तक फलता फूलता रहा। पूमपुहार कोई कल्पना नहीं, बल्कि साहित्य और पत्थर दोनों में दर्ज एक वास्तविक नगर था। संगम युग के तमिल ग्रंथों में पूमपुहार का उल्लेख एक सुव्यवस्थित नगर के रूप में मिलता है, जहां चौड़ी सड़कें, व्यापारिक क्षेत्र, आवासीय मोहल्ले और समुद्र के समीप स्थित भव्य मंदिर थे। इन ग्रंथों को लंबे समय तक काव्यात्मक अतिशयोक्ति माना गया, किंतु आधुनिक समुद्री पुरातत्व ने सिद्ध किया कि ये विवरण वास्तविक भौगोलिक और ऐतिहासिक स्मृतियों पर आधारित थे। पूमपुहार का मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि नगर की आत्मा था। नगर के धार्मिक ढांचे का केंद्र समुद्र के निकट स्थित मंदिर थे, जिनका निर्माण जानबूझकर तटीय क्षेत्र में किया गया। ये मंदिर प्रकृति और मानव के बीच सेतु का कार्य करते थे, जहां समुद्र को विनाशक शक्ति नहीं, बल्कि दैवी तत्व के रूप में देखा जाता था। मंदिरों की स्थापत्य योजना से स्पष्ट होता है कि धार्मिक आस्था और समुद्री जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। इस नगर का पतन अचानक नहीं, बल्कि एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि समुद्र स्तर में क्रमिक वृद्धि, तटीय अपरदन, मॉनसूनी तूफान और संभावित भूकंपीय गतिविधियों ने मिलकर नगर को धीरे धीरे निगल लिया। पूमपुहार एक ही घटना में नष्ट नहीं हुआ, बल्कि पीढ़ियों तक समुद्र के साथ संघर्ष करता रहा। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित समुद्र का प्रकोप आज वैज्ञानिक साक्ष्यों से पुष्ट होता है। शिलप्पदिकारम जैसे तमिल महाकाव्य में नगर के डूबने का जो वर्णन मिलता है, वो अब केवल साहित्यिक रूपक नहीं रह गया। समुद्र तल पर मिली संरचनाएं उन कथाओं को ऐतिहासिक यथार्थ का दर्जा देती हैं। समुद्र के नीचे उतरते ही इतिहास ने अपनी ठोस आकृति प्रकट की। समुद्री सर्वेक्षणों में ईंटों की दीवारें, पत्थर की नींव, बंदरगाह संरचनाएं, लंगर और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये अवशेष दर्शाते हैं कि पूमपुहार एक सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत नगर था। मंदिरों का बार बार पुनर्निर्माण आस्था की दृढ़ता को दर्शाता है। पुरातात्विक स्तरों से पता चलता है कि समुद्र के बढ़ते प्रभाव के बावजूद मंदिरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण किए गए। ये दर्शाता है कि धार्मिक पहचान को बनाए रखना नगरवासियों के लिए सर्वोपरि था। पूमपुहार प्राचीन भारत को वैश्विक व्यापार से जोड़ने वाला एक प्रमुख द्वार था। रोमन सिक्कों, विदेशी मृद्भांड और आयातित वस्तुओं की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि ये नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। मंदिर ऐसे व्यापारिक नगर में स्थिरता और दैवी संरक्षण का प्रतीक थे। जिस समुद्र ने नगर को नष्ट किया, उसी ने उसे संरक्षित भी किया। समुद्र तल की तलछटों ने कई संरचनाओं को आधुनिक विनाश से बचा लिया। इस प्रकार पूमपुहार एक जलमग्न अभिलेखागार बन गया, जहां समय ठहर सा गया है। पूमपुहार ने भारतीय पुरातत्व को भूमि से समुद्र की ओर देखने को विवश किया। इस खोज ने यह सिद्ध किया कि प्राचीन सभ्यताएं केवल स्थल पर नहीं, बल्कि तटीय और समुद्री परिदृश्यों में भी विकसित हुईं। डूबा हुआ मंदिर केवल खंडहर नहीं, बल्कि त्रिआयामी ऐतिहासिक दस्तावेज है। हर नींव, हर दीवार और हर संरचना उस समाज की विश्व दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है। नगर के डूबने के साथ संस्कृति समाप्त नहीं हुई, बल्कि स्थानांतरित हो गई।
पुम्पुहार के निवासी अन्य क्षेत्रों में बस गए, जहां उन्होंने अपनी परंपराओं और धार्मिक विश्वासों को जीवित रखा। आज पुम्पुहार विज्ञान और स्मृति के संगम पर खड़ा है। समुद्री पुरातत्व, भूविज्ञान और साहित्य के संयुक्त अध्ययन ने इस स्थल को एक अनूठा अनुसंधान क्षेत्र बना दिया है। ये नगर अतीत की चेतावनी और भविष्य का दर्पण दोनों है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर वृद्धि के वर्तमान युग में पुम्पुहार हमें ये स्मरण कराता है कि सभ्यताएं प्रकृति से अलग नहीं हैं। बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में पुम्पुहार आज भी बोल रहा है, मौन में। उसका ये मौन ही वैज्ञानिकों को और गहराई से सुनने के लिए प्रेरित करता है। डूबा हुआ मंदिर अंत नहीं, बल्कि इतिहास की एक नई भाषा है। एक ऐसी भाषा जिसे समझने के लिए हमें समुद्र, समय और स्मृति तीनों में उतरना होगा। Look, right here, the bottom of the sea, just like the map says. Yes, the detail of the Kurma avatar is faint, but it's definitely there.
The library area. Niches in the walls suggest where bundles of palm leaves might have been stored.